तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हम अब चैप्टर नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था। कि सोवियत संघ का विघटन जो था वो किस तरीके से हुआ। तो ये हमारे होने वाली है वीडियो नंबर 2, जो कि हमारा पार्ट नंबर 2 है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये है कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, कि भाई जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके बाद क्या परिणाम निकल के आए। तो बच्चों, तो पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। मतलब जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति हो गई। जाहिर सी बात है, जब विघटन हो जाएगा, विघटन हो गया सोवियत संघ का, तो अब एकमात्र शक्ति बनकर कौन उभरा? अमेरिका हुआ। तो इस तरीके से जो शीत युद्ध था उसकी समाप्ति हो गई। दूसरा, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका वर्चस्व का उदय हुआ। अब जो दो ध्रुवीयता था वो अब बदल गया है किसमें? एक ध्रुवीयता में। कहने का मतलब है कि भाई अब जो दो महाशक्ति बनकर उभर रहे थे, अब वो सोवियत संघ के विघटन के बाद एकमात्र जो शक्ति बनी वो अमेरिका बना। तो अमेरिका का वर्चस्व उदय हुआ। तीसरा हमारे पास है हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। मतलब जो हथियारों की जो होड़ हो रही थी दोनों के बीच में कि मैं वेपन्स बनाऊंगा तो मैं इससे बेहतर बनाऊंगा, मैं रॉकेट बनाऊंगा तो मैं इससे रॉकेट बेहतर बनाऊंगा, तो इनकी जो है हथियारों की होड़ जो है उसकी समाप्ति हो गई। खेमे का अंत हुआ और 15 नए देशों का उदय हुआ। कहने का मतलब है सोवियत संघ जो खेमा था उसका अंत हो गया और 15 नए देशों का उदय हुआ। कहने का मतलब यह है कि जो सोवियत संघ के खेमे में जो देश थे वो अलग हुए, मतलब सोवियत संघ की समाप्ति के बाद, और नए 15 देशों का क्या हुआ? उदय हुआ। मतलब नए 15 देश उभर के आए। चौथा हमारे पास सोवियत संघ खेमे का अंत और 15 नए देशों का उदय हुआ। ये हमारा चौथा पॉइंट है, जैसे कि हमने थर्ड पॉइंट में ही सीखा। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। कहने का मतलब सोवियत संघ के विघटन के बाद अगर कोई एकमात्र देश था जो सोवियत संघ की बातों को या फिर सोवियत संघ के महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभरा उत्तराधिकारी के रूस में, तो वो था रूस। रूस जब सोवियत संघ था तब भी रूस की चलती थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सोवियत संघ का अंग के रूप में उभरा उत्तराधिकारी के रूप में, वो रूस ही था। सोवियत संघ पहले भी और सोवियत संघ के बाद भी। तो छठा है हमारे पास, कहता है विश्व राजनीति में शांति के यहाँ पर शक्ति संबंध परिवर्तन हो गए। अब कह रहा है यहाँ पर जो विश्व की राजनीति थी उसमें शक्ति संबंध परिवर्तन हो गए, मतलब कि शक्ति को लेकर एक दूसरे में परिवर्तन हो गए। सातवां हमारे पास है समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह और पूंजीवाद उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व। मतलब अब जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो लोगों ने समाजवादी जो विचारधारा थी उस पर यकीन करना बंद कर दिया, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि उसका विघटन ही सोवियत संघ का समाजवाद, क्योंकि सोवियत संघ जो था वो समाजवाद विचारधारा पर चलता था, और सोवियत संघ का विघटन ही समाजवाद की वजह से ही हुआ। तो हमारा जो अब है, लोगों ने इसमें प्रश्न चिन्ह लगा दिया और जो पूंजीवाद व्यवस्था थी, उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व आया। मतलब पूंजीवाद व्यवस्था को लोग ज्यादा मानने लगे और समाजवाद व्यवस्था को लोग मानने नहीं लगे। अब बात करते हैं शॉक थेरेपी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें से शॉक थेरेपी क्या है, ये 2 से 3 नंबर का आता है, और शॉक थेरेपी की विशेषताएं बताइए, ये हमारा 3 नंबर का आता है। तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखो शॉक थेरेपी को मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ। जो भी देश थे जो जो समाजवाद विचारधारा पे चल रहे थे, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उन्हें अब अपनी विचारधारा बदलनी थी, क्योंकि समाजवाद की वजह से ही सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब उनको क्या करना था? उनको एक शक हो गया कि भाई समाजवाद विचारधारा पर अगर हम भी चले तो हमारा भी कहीं ऐसा ना हो कि विघटन हो जाए। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या करा? समाजवाद विचारधारा को छोड़कर और उन्होंने पूंजीवाद विचारधाराओं को अपनाना शुरू कर दिया। और तो इससे उनकी अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा बदलाव आया और काफी नुकसान झेलना पड़ा उन्हें। तो वो एक तरीके से थेरेपी थी। और आप जानते हैं थेरेपी का शब्द का मतलब होता है कि अगर कोई घाव है तो उसको मतलब कि मलहम उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए हम थेरेपी देते हैं। तो इसी तरीके से जो विचारधारा पे चल रहे थे, समाजवाद विचारधारा पे जो देश चल रहे थे, उनको किसी न किसी तरीके से बर्बादी का सामना करना पड़ा। तो अब उनकी बर्बादी को थोड़े से फायदे में तो बदलना है, उनको वही परेशानी से तो निकालना ही है। तो उन्होंने क्या करा? पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। अब इनसे जो उनको राहत मिली, जो बदलाव आए, उसी को शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि अब डेफिनेशन जान लेते हैं शॉक थेरेपी क्या होता है। शब्द शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब कि नुकसान पहुंचाकर या फिर थोड़ा सा कष्ट देकर उपचार करना ही शॉक थेरेपी का अर्थ होता है। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित समाजवाद पूंजीवाद की ओर संक्रमित के मॉडल को अपनाने को कहा गया। मतलब कि पूंजीवाद समाजवाद व्यवस्था को छोड़कर आगे पूंजीवाद व्यवस्था की तरफ अगर आक्रमण या आकर्षित होने की आगे में परिवर्तन को ही आगे शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया। अपनाने को कहा गया, इसी ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। बेसिकली
समाजवाद विचारधारा को छोड़कर ठीक है पूंजीवाद विचारधारा को अपनाने को आगे सामने कहा गया शॉक थेरेपी। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर आप समाजवाद विचारधारा छोड़कर पूंजीवाद व्यवस्था की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको आघात तो होगा, नुकसान तो होगा, लेकिन वो नुकसान बाद में फायदा भी हो सकता है। तो इसलिए इस शब्द का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, इसी को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। अब बात करते हैं, देखिए बच्चों शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी, बस शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद हुआ क्या, ठीक है। तो पहला हुआ मिल्कियत का प्रमुख रूप ठीक है करा पर रूप ठीक है करा निजी स्वामित्व हो गया, मतलब जो पावर थी वो किसके हाथों में चली गई, अधिकतम ठीक है, जो फायदा था वो किसके हाथों में चला गया, निजी स्वामित्व हो गया। दूसरा राज्यों की संपदा का निजीकरण हुआ, मतलब ज्यादा राज्य की संपदा थी, मतलब कि संसाधन थे उन पर किसका कब्जा हो गया, निजीकरण का हो गया, ठीक है, मतलब निजीकरण हो गया, प्राइवेट सेक्टर मैक्सिमम हो गए, ठीक है। पहले समाजवाद के जितने भी देश थे उनमें ठीक है आगे सार्वजनिक क्षेत्र ज्यादा थे, ठीक है। तो अब लेकिन जब पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाया गया तो निजीकरण ज्यादा हुआ, निजी क्षेत्र ज्यादा हो गए। तीसरा सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म बना दिए गए, मतलब जो पहले सामूहिक फार्म हुआ करते थे अब उन्हें निजी फार्म में बदल दिया गया, प्राइवेट फील्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। चौथा है मुक्त बाजार ठीक है व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया, मतलब मुक्त व्यापार व्यवस्था मतलब जो कहीं भी अपना माल किसी भी देश में बेच सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं होगी। पांचवा पॉइंट है मुद्राओं की ठीक है आपसी परिवर्तनीयता, ठीक है, मतलब अब जो मुद्राओं की परिवर्तन पहले नहीं थी लेकिन अब परिवर्तनीय हो गई। कहने का मतलब है अगर आपको एक से देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार करना है तो आपको मुद्रा में ज्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप आसान से ठीक है उसके बीच में व्यापार दूसरे देशों के साथ व्यापार कर सकते हो अपनी मुद्रा से ही, ठीक। उसके बाद छठा कहता है यहाँ पर पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था तो जुड़ाव ठीक है ज्यादा हो गया, ठीक है, और पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी ठीक है वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, मतलब कि जो पश्चिमी देश थे उनको आगे से आर्थिक व्यवस्था से ठीक है जुड़ा हुआ, और कह रहा पूंजीवाद व्यवस्था के अलावा और कोई दूसरी व्यवस्था हम स्वीकार नहीं करते, ये पश्चिमी देशों का कहना था। उसके बाद बात करते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। अब भाई शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो इसके परिणाम क्या रहे, अब जाहिर सी बात है भाई अगर आप समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाएंगे तो एकदम से जो अर्थव्यवस्था वो तो चरमरा सी जाएगी। तो इसका मतलब है जो नुकसान हुए वो क्या हुए, तो पहला है पूर्णतः असफल ठीक है रूप और ठीक है कह रहा पर रूस का ठीक है औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। कह रहा पर पूर्णतः जो था असफल हुआ, मतलब पूरी तरह से क्या हुआ, ये जो शॉक थेरेपी थी ये असफल हुई और रूस का जो औद्योगिक ठीक है ढांचा था वो पूरी तरह से चरमरा गया। चरमरा मतलब बहुत ज्यादा रूस को नुकसान झेलना पड़ा। दूसरी रूसी मुद्रा रूबाल में गिरावट आई, और जो रूसी मुद्रा थी रूस की जो मुद्रा थी आगे उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई, ठीक है। और तीसरा हमारा समाज कल्याण की पुरानी ठीक है व्यवस्था नष्ट हो गई। अब जो लोगों का जो कल्याण करने की जिम्मेवारी जो सरकार पे हुआ करती थी आगे उस तरीके से समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। चौथा है 90% उद्योगों को निजी ठीक है हाथों और कंपनियों को कम ठीक है दामों में ठीक है बेच दिया गया। अब जाहिर सी बात है जो भाई समाजवाद व्यवस्था पे चलते थे अब वो क्या हो गया आगे से कम कम कीमत पर ठीक है जो सार्वजनिक जो कंपनियां थी ठीक है इनको किनको हाथों में बेच दिया गया, ठीक है निजी ठीक है हाथों में बेच दिया गया कम से कम कीमत पर, ठीक है। फिर कह रहा जिससे ठीक है इतिहास की सबसे बड़ी ठीक है गराज ठीक है सेल कहा जाता है। और याद रखिएगा कम से कम दामों पर जो कंपनियां बेची गई इन्हीं को कहा गया इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, गराज सेल किसे कहा जाता है इतिहास की सबसे बड़ी, जब ठीक है निजी ठीक है हाथों में कम से कम कीमतों पर सार्वजनिक क्षेत्रों को बेच दिया गया। पांचवा आर्थिक विषमता ठीक है बड़ी, मतलब जो आर्थिक विषमता मतलब किसी का विकास ज्यादा हुआ तो किसी का कम हुआ, मतलब विकास आर्थिक विकास जो था वो समान रूप से नहीं था। छठा है खन ठीक है कहना खदान ठीक है संकट हो गया। अब जो खाने पीने के सामान थे जो थे आगे समय में ठीक है उनमें बहुत कमी आई और संकट पैदा हो गया। उसके बाद सातवां है माफिया वर्ग का उदय हुआ। अब लोगों ने ठीक है क्या करा भाई छुपा कर चुरा कर रखना शुरू कर दिया और बाद में मौका देखकर उसको मैक्सिमम दामों पर ज्यादा दामों पर बेचना शुरू कर दिया, तो इसे कहा गया माफिया का वर्ग उदय हुआ। आठवां कमजोर ठीक है करा प्रशासन पर राष्ट्रपति को आर्थिक शक्तियां जिससे ठीक है सत्तावादी राष्ट्रपति शासन। अब कह रहा कमजोर ठीक है सांसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां जिससे सत्तावादी ठीक है राष्ट्रपति शासन ठीक है उदय हुआ। तो ये था हमारे पास ठीक है पार्ट नंबर, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2 बच्चों, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं हर एक वीडियो में छोटे छोटे ठीक है पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें।